नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं बात करने वाला हूं अपने अतीत की, अपने अस्तित्व की, अपनी पहचान की। मैं इतिहास की भी बात करने वाला हूं। आज कोई हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम मंदिर, ये मुद्दों पर बात नहीं होने वाली है। आपको लगता है वक्त ज़ाया हो रहा है तो आप हट सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इतिहास को थोड़ा और समझें तो बने रहिएगा, क्योंकि सवाल जो मैं पूछने वाला हूं ये कि क्या अब पूरा इतिहास बदल जाएगा? क्या बचपन का पढ़ा लिखा सब गलत हो जाएगा? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिसार के राखीगढ़ी में 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट से इतिहास को बदलने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरकंकाल के डीएनए में R1A1 जीन पाया गया है। इसमें कोई आर्यन जीन नहीं है। R1A1 आर्यन जीन कहते हैं। जो जीन पाया गया वो R1A1 नहीं था। एक धड़ा हमें हमेशा से बताता रहा है कि आर्यन, जो ईरान, अफगानिस्तान और यूरोप और नॉर्थ पोल तक की भी बात हो गई, वहां से आया और इस देश को विकसित किया। हम तो बारबेरियंस थे, जाहिल थे। एक धड़ा यह साबित करने में कोशिश कर रहा था, लगातार लगा हुआ था कि हम असभ्य थे, अविकसित थे, और आर्यंस ने आकर हमें सभ्य और विकसित बनाया। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें गलत जानकारी दी गई? अपने स्वार्थों और फायदों के लिए हमेशा से आर्यों और आर्यव्रत की कहानी पढ़ाई गई, कहानी गढ़ी गई। But now the genetic and the archaeological data clearly indicates that the entire development, right from the beginning of settled life till the development of the first urbanization around 2500 BC, that was done by the indigenous people. The ancestry of these people do not contain any iota of influence coming from either Middle East or Iranian area. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब तक भारत का इतिहास गलत लिखा गया? और क्या आर्य शुद्ध भारतीय थे? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, संघ विचारक हैं राकेश सिन्हा, स्टूडियो में सीपीआई के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, राकेश सिन्हा भी प्रोफेसर हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे हैं, और भोपाल से एक और खास मेहमान ये पत्रकार दिलीप मंडल इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और राकेश सिन्हा से सवाल करूं उससे पहले अभय जी, मैं दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये बताया गया है लगातार कि देखियो, आर्य का मतलब जो गोरे हैं, जो सवर्ण हैं, ये बाहर से आए थे। ये वेस्ट यूरोप से नॉर्थ पोल तक की भी बातें हैं, आगे मैं और जानकारी देने वाला हूं। ये आए तब देश सभ्य बना, तब विकास हुआ। और यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है ये आज से 5000 साल पहले की, 4500 साल पहले की मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की है। उसमें एक नरकंकाल का डीएनए सैंपल निकाला गया। उसमें R1A1, जिसे सेंट्रल एशियन स्टेप जीन भी कहते हैं, आर्यन जीन, वो नदारद था, कोई आर्यन जीन नहीं था। तो एक बात साफ हो रही है, हम सभ्य भी थे, हम विकसित भी थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहर बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम होता था, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होते थे, तमाम चीजें थी। तो कोरी गप पढ़ाई जा रही थी हमें कि बाहर वालों ने आकर हमें सभ्य बना दिया, हमें विकसित बना दिया, हम तो जाहिल थे। संदीप जी, जहाँ तक भारत के प्राचीनतम इतिहास की मेरी जानकारी है, मैं ये मानता हूं कि दोनों तरह की थियरीज लगातार प्रचलित रही हैं। एक थियरी कहती है कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को जीता और उनको अपने तरीके की सभ्यताओं में ढाला। वो अपने साथ एक वर्ण व्यवस्था लेके आए, उनके ब्राह्मण थे जिन्होंने, और उसी थियरी के आधार पर देश में राजनीति भी बहुत हुई है। फुले की जो पूरी बहुजन थीसिस है वो इस देश को आर्यों और अनार्यों के बीच में बांट देती है। राजा बली का वो सिद्धांत उसके अंदर आता है। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि दूसरे कई विद्वानों ने इस थीसिस का खंडन भी किया है, और ये इसका विचारधारा संबंध कम रहा है। 1895 में विवेकानंद ने खंडन कर दिया। नहीं, विवेकानंद तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के एक मार्क्सवादी विद्वान थे डॉक्टर रामविलास शर्मा,
जो कि प्रगतिशील लेखक संघ की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उन्होंने वेदों के ऊपर और आर्यों के ऊपर जो विस्तृत विशद काम किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्य भारत के ही वासी थे, वो बाहर से नहीं आए थे। इसी तरह एक दूसरे मार्क्सवादी विद्वान है भगवान सिंह, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के ऊपर इतनी मोटी पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने भी लिखा है कि आर्य भारत के ही थे, नहीं आए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं, एक और बात पूरी कर दूं, आपको फायदा होगा उसमें। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो फुले को अपना गुरु मानते थे, फुले की इस थीसिस का कि भारत आर्यों अनार्यों में बटा हुआ था, पूरी तरीके से खंडन किया। उन्होंने कहा भारत किसी आर्य नस्ल या अनार्य नस्ल में बटा हुआ नहीं था, जबकि चाहे ब्राह्मण हो जिनको आर्यों का वंशज माना जाता है, और चाहे शूद्र अंत्यज हो जिनको अनार्यों का वंशज माना जाता है, दोनों में एक ही रक्त बहता है, दोनों के रक्त अलग अलग नहीं। इसके अंदर भी डॉक्टर नीरज राय आ गए हैं, इस स्टडी को लीड कर रहे थे वसंत शिंदे के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे खास मेहमान हैं नीरज राय। और दर्शकों को समझाना है और बच्चों को भी। आज तो मैंने पहली बार गुजारिश की है लोगों से कि आपके बच्चे भी अगर बैठे हैं तो उनको ये कार्यक्रम दिखाइए। जी, हम विकसित थे, हम अर्बन थे, हम जाहिल नहीं थे, हम बारबेरियंस नहीं थे। ये आपकी स्टडी एक चीज तो बिल्कुल प्रूव कर रही है। दूसरी बात जो मैं लगातार आपके आने से पहले कह रहा था, R1A1 जो जीन है, सेंट्रल एशियन स्टेप जीन जो है, वो नहीं था। आगे नरसिम्हन साहब ये भी कहते हैं कि जो ये जीन पाया गया है उसी में हमारी 2/3 से 3/4 आबादी उसी की वंशज है। तो ये आर्य कहां से आए और ये आर्य कौन है और देश के विकास में इनका कितना बड़ा योगदान है, ये तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही थी क्या? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग आर्यन या आर्य वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ड हम लोगों के डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ। और अगर आर्य आए होते तो इतना बड़ा जो है R1A जो हैप्लोग्रुप्स है उसको लेकर के आए, और आज की डेमोग्राफी में 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो R1A है, R1A1 है। और हमने R1A1 के लिए 10,000 सैम्पलिंग भी किए पूरे इंडिया में। हमने देखा कि जो ओरिजिन है R1A का पूरा इंडियन है। हमें यहाँ के ट्राइब्स में, इवन हंटर गैदरर में हमें मिलता R1A। तो अगर आर्य लेके आए होते तो कैसे मिक्स हुआ होता? तो 3/4 तक जनसंख्या में आर्य खून नहीं है सर, आर्य जीन है ही नहीं। आर्य तो मैं आसान भाषा में लोगों को समझा रहा हूं। नहीं, ये समझाया गया ना आर्यन। देखिए, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बात करूंगा, आप एक्सपर्ट हैं, पर आम आदमी को समझाना है। ये भी बताया गया ना गाहे बगाहे, एक ये सेंस है कि आर्य है, जो गोरे होते हैं, जो तगड़े होते हैं, जो लंबे होते हैं, ये आर्यन थे। ये यूरोप से आए। हाँ, ये जो सुंदर जिसे कहते हैं, आज भी हमारा एक वो कॉम्प्लेक्स है ना, शादी ब्याह के लिए भी गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए। वो आर्यंस कि भाई यूरोप से आए। बाल गंगाधर तिलक ने तो 1903 में किताब लिख दी, द आर्टिक होम्स इन द वेदास, कि हम 8,000 साल पहले नॉर्थ पोल भी भारत का ही हिस्सा होता था। ये तमाम जो जानकारी दी गई, और ये दरअसल अंग्रेजों ने शुरू किया। अंग्रेज देशवासियों को ये बताना चाहते थे कि हमारे ही पूर्वज आए और आपको पढ़ा लिखा दिया, वरना आप तो जानवर थे। यही है ना? मैं सरल भाषा में जो बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो हमारी फाइंडिंग है, राखी गढ़ी का जो है DNA हमें जो मिला है, उसमें हमें कुछ भी 0% जो है सेंट्रल एशियन जीन मिला है। और हम इस एनालिसिस से भी प्रूव कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी इंडिजिनस है। आर्य तो दूसरा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि जो हमारा जो नॉलेज सिस्टम था, वो लोग बोलते थे कि ईरान से आए थे, न्यूरोलिथिक फार्मर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे बताया कि आप एग्रीकल्चर ऐसे करिए, फार्मिंग लेके आए। लेकिन इससे 100% प्रूफ हो रहा है बिल्कुल साइंटिफिकली कि फार्मिंग हमारा इंडिजिनस था। यहीं के हंटर गैदरर्स, यहीं की जो पॉपुलेशन जिन्होंने इनोवेट किया फार्मिंग, ये सबसे बड़ी फाइंडिंग है। सेकेंड फाइंडिंग ये है कि आउट ऑफ इंडिया थियरी, जो कि पूरे वर्ल्ड इस पेपर के बाद मान चुकी है कि आउट ऑफ इंडिया थियरी नाउ एग्जिस्टिंग। तो यहाँ से हमें जो है सारे सोख्ता जो ईरान में साइट है, गोनूर जो तुर्कमेनिस्तान में है, वहाँ के लोग इंडस वैली से लोग गए और वहाँ पे सेटल्ड हुए, क्योंकि उनका प्रॉपर बरियल है। तो आर्यन की तो आप बात भूल जाइए, आर्यन तो खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ इंडिया थियरी की। तो जो बाल गंगाधर तिलक बता रहे थे, गोलवलकर ने भी सुर में सुर मिलाए, वो तमाम जानकारियां गलत थी। अगर ऐसा लिखा तो बिल्कुल गलत है। नहीं लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा अब मैं कोट कर देता हूं, मैं बिना कोट के कोई बात कहता नहीं हूं। नॉर्थ पोल द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ये बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं अपनी किताब में। 1898 में ये किताब लिखी थी, 1903 में ये पब्लिश हुई थी। एंड दे लेफ्ट ड्यू टू एन आइस डिल्यूज इन 8000 BC। भाई बर्फ पिघल गई तो ये आर्यंस वहां से आए
और नॉर्थ पोल से होते हुए, वेस्ट यूरोप होते हुए, सेंट्रल यूरोप होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए वो आकर भारत में बस गए। और उसके बाद प्रोफेसर वार्श ने, एमएस गोलवलकर 1939 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। उन्होंने लिखते हैं, एंड आई कोट, अनडाउटेडली वी, that is Hindus, have been in undisputed and undisturbed possession of this land for over 8 or even 10,000 years before the land was invaded by any foreign race. यहां पर नीरज राय कह रहे हैं, और ये एक्सपर्ट हैं, आर्यन नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए संदीप जी, बिल्कुल अगर ये कोट है तो बिल्कुल गलत है। ये मैं कोट कर रहा हूं, बिल्कुल ही वाहियात कोट है ये। जी, ये विषय हम दोनों तरह सारी थ्योरीज को पढ़ाते हैं जब विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ इसी, मैं भी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का ही एक्सपर्ट हूँ और आर्कियोलॉजी को डील करता हूँ और एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के संस्कृत पाली सोर्सेज को भी डील करता हूँ। भाषाई समानताएं देखने पे ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत समानताएं मिलती हैं। यही तो खेल। यहां मैं एक बार थोड़ा सा और रोक दूं, सरल भाषा में दर्शकों को समझाना है ना। गोरों ने, अंग्रेजों ने खेल क्या किया? वो यहां पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 200-400 लोग आए, धीरे धीरे वो कब्जा करने लगे हमारे देश पर। फिर उन्होंने कहा कोई तरीका तो होना चाहिए ना, इनको समझाना है, मालिक तो हम हैं। तब इन्होंने, गोरों ने बताया कि देखिए हमारी भाषा और संस्कृत भाषा में तो बहुत सारी समानताएं हैं। ये समानताएं क्यों हैं? क्योंकि दरअसल आपके जो पूर्वज थे वो हमारे इलाके से ही तो आए थे, वो हमारी बोली ही तो बोलते थे। यही समझाया गया ना। मैक्स मूलर ने उसे आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक भी मैक्स मूलर से इतने इंप्रेस हो गए, किताब लिख डाली। सुनिए तो सही, ईरान की एक किताब है अवेस्ता। हाँ। जैसे हमारी ऋग्वेद है वैसी अवेस्ता है, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे। और अवेस्ता ऋग्वेद से पुरानी किताब है। ऋग्वेद और अवेस्ता में और ऋग्वेद में बहुत सारी भाषाई समानताएं पाई जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल माइग्रेशन नहीं हुआ। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी का अगर आप रेफरेंस देते हो, शिकारी और संग्रहण अर्थव्यवस्था वाले का, तो वो माइग्रेशन एक जोन से दूसरे जोन में कई बार बहुत दूर दूर भी मिलता है। दूसरी बात, पॉटरी टाइप पे, जिसको हम कहते हैं पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित दूसर बाढ़, उसके आधार पे भी हमें पता लगता है कि माइग्रेशन हुआ। पर ये कह देना कि बहुत बड़े पैमाने पे हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, वो भी गलत है। जी, एक मिनट एक पॉइंट और ले लीजिए। तीसरा सबसे बड़ा हमारा ये होता है चालकोलिथिक असेंबलेजेस, ताम्र पाषाणकालीन। ताम्र पाषाणकालीन हम उसको कहते हैं जिसमें पत्थर का औजार भी चलता था और तांबे का औजार भी चलता था। उसमें हमें मिलते हैं मेहरगढ़, कालीबंगन 1 और हड़प्पा सभ्यता 1। ये अंग्रेजों ने कहा कि हम पिछड़े हुए थे या बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। नहीं, उसको बहुत से लोगों ने, हमने ये भारत में कभी नहीं पढ़ाया। भारत में भी इस बात को लपका। एक सेकंड और सुनिए। भाषाई समानताओं के आधार पे एक और चीज सुन लीजिए, जैसे शाह शब्द है, ये शब्द भारतीय नहीं है। डिरेल मत कीजिए। एक मिनट रुकिए। राकेश सिन्हा, गोरों ने एक थियोरी, एक फैंटास्टिक थियोरी प्रोपगेट की और उसमें हमारे देश के लोग भी आ गए और ये आर्यन इन्वेजन की बात होने लगी। आर्य आए तो देश विकसित हुआ, वरना ये देश तो पाषाण काल में जी रहा था, हम तो जाहिल थे, हम बारबेरियंस थे। देखिए, वास्तव में ये एक पश्चिम के स्कॉलर का षड्यंत्र था जिसमें बाद में मार्क्सवादी सहायक बन गए और कुछ भारतीय इतिहासकार या भारतीय लेखक पश्चिम के मोह में बहकर उसको इमिटेट करते रहे। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मैक्स मूलर की चिट्ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने ब्रिटिश ऑथोरिटीज को लिखा था। वी हैव कॉन्क्वेस्ट इंडिया का हुआ है, हमें दूसरी बार भारत को जीतना है और जीतना तब होगा जब इसको हम अप्रूव करेंगे। जो पिछले 3000 वर्षों से भारत ने अपनी उपलब्धियां पाई हैं, उन उपलब्धियों को भारत से अलग करना है। इसी मिशन के तहत मैक्स मूलर ने ये इस थ्योरी का प्रतिपादित किया कि आर्य विजन हुआ भारत से और आर्य अनार्य के बीच में, मूल निवासी और आर्यों के बीच में एक अंतर स्थापित करके ये साबित करने की कोशिश। नीरज राय यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर नीरज राय, वो कह रहे हैं आर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, देखिए, आर्य शब्द का जो मीनिंग वैदिक लिटरेचर में है, जो परपेचुअली कॉन्क्वेस्ट करते हैं एनलाइटनमेंट का, यानी कि अपने एक अच्छा इंसान, नोबल आदमी, जो सभ्यता की खोज के लिए, जो अपने को जो सत्य की खोज के लिए जो लगातार लगे रहते हैं। आर्य शब्द का उपयोग भारत में एक तरह से ज्ञान के क्षेत्र में, आर्य का मतलब एक समझदार इंसान, एक अच्छा इंसान, एक नोबल आदमी। लेकिन उसे, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये पूछ रहा हूं, संघ ने भी, और मैंने एमएस गोलवलकर को यहां पर कोट किया है, राकेश सिन्हा,
इसको कहीं ना कहीं रेस के साथ और सुपीरियोरिटी कि आर्य सुपीरियर हैं और यहाँ के जो बाशिंदे थे इनको आकर तो पढ़ाया लिखाया सिखाया हमने जिंदगी जीने का तरीका। देखिए, जिस श्री गुरु जी की पुस्तक को आप उद्धृत कर रहे हैं, मेरी कई बार आपसे चर्चा हुई और मैंने बड़ा निर्णायक तरीके से कहा। बाद में संघ के सत्संग चालक मोहन भागवत जी ने उस पर टिप्पणी की। वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइन गुरु जी की अपनी मूल पुस्तक नहीं है। उन्होंने बाबा राव सावरकर यानी गणेश दामोदर सावरकर जी की राष्ट्र मीमांसा किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। तो ट्रांसलेटर उस पुस्तक के कंटेंट के लिए जिम्मेदार होता है। गुरु जी का वो जीवन का आरएसएस की थ्योरी है जो गोविलकर साहब ने लिखी है। देखिए, वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइन सीताराम येचुरी, दिनेश वासने लोग पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते। अरे प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ये प्रोफेसर कोई मार्क्स की स्कॉलर ने ये नहीं कहा कि हम सब आर्यन ही थे, आर्यन इन्वेजन। हम दोनों थ्योरी बताते हैं और अभी भी कहते हैं कि आर्यंस की थ्योरी पे अगर आर्यंस का बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ होता तो फिर हमें चित्रित दूसर भाड़ जो है राजस्थान में और पंजाब के अलावा कहीं नहीं मिलने चाहिए थे, पर वो हमें राजस्थान और हरियाणा में भी मिलते हैं। इंडो सिटियन रेल भी मिलती है पर नहीं भी मिलती है। और 10,000 लोगों के डीएनए से ये फाइनल नहीं हो सकता। भारत सरकार का संस्थान चाहता है, मानता है कि ये नहीं। बोलिए। हाँ संदीप जी, मैं दो छोटी बातें कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, एकेडमिक रूप से क्या दिनेश वासने बोले कि आर्य इन्वेडर नहीं थे, आर्य इन्वेडर नहीं थे, मानते हैं कि आर्य इन्वेडर आर्यन थे ही नहीं। मैं इस बहस में घुसना नहीं चाहता। एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, आर्यन है ही नहीं। एक मिनट पर यहाँ पर दिलीप मंडल, ये दरअसल आर्यव्रत की एक संरचना गढ़ी गई ना कि आर्यों की भूमि है ये संरचना तो गढ़ी गई ना। अंग्रेज तो अपना फायदा उठा रहे थे, फूट डालो राज करो कर रहे थे। उनको तो अपनी सुपीरियोरिटी कि हम बेहतर हैं और हमारे वंशज ही आकर आपको ढंग से जीने का तरीका सिखा गए, ये बताना था। लेकिन हमारे लोग भी तो उस गेम में फंस गए। ये आज तक चला आ रहा है ना। नहीं, आर्यन एक मिनट हेलो। देखिए, ये जो आर्यन थ्योरी है, ये थ्योरी दरअसल अंग्रेजों की नहीं, भारत में ही जिन लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं उन्होंने ये बताना शुरू किया कि हम यूरोप से आए हैं। जैसे ये तिलक की थ्योरी या देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी अंग्रेजों के आसपास की नस्ल के हैं और श्रेष्ठ हैं। तो दरअसल यहां से वो थ्योरी आती है और इसकी वजह से फुले ने कहा अगर आप बाहर से आए हैं तो बाकी लोग मूल निवासी हैं। और इसको जब अंबेडकर जब इसको काउंटर कर रहे हैं तो दरअसल उनके दिमाग में पूरा एक नेशन है और वो कह रहे हैं कि आप भूल जाओ आप कहां से आए हो, अब मिलकर एक नेशन बनाओ। क्योंकि भारत जो है मेल्टिंग पॉट है, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आए हैं और इसको कोई नेगेट नहीं कर सकता है। जैसे आप देखिए कि पंजाब का एक ब्राह्मण और एक झारखंड या बंगाल का ब्राह्मण, क्या दोनों का रेशियल स्टॉक एक है? दोनों की एक जैसी बनावट है? तो ये पूरा का पूरा जो भारत है, तमाम तरह की सभ्यताएं हैं। तो कृपया भूल जाएं कि कौन कहां से आया है। लिंग्विस्टिक हिसाब से लोग कह रहे हैं कि आर्यंस जो हैं वो यूरोपियन उनका मूल है, जबकि आप देवी देवता देखें तो वो ज्यादातर आपको इंडोनेशिया और थाईलैंड के देवी देवता आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये पूरा बहुत एक मेल्टिंग पॉट है, बड़ा कड़ाहा है, बहुत उबल चुका है। एक बड़ा यहाँ पर खुलासा किया है डॉक्टर नीरज राय। डॉक्टर नीरज राय, अब इतिहास की किताबें बदली जाएंगी क्या? बिल्कुल। जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है क्या? एक धारा ही सही, अलग अलग धाराएं हैं हिस्ट्री की, पर एक धारा तो ये पढ़ा रही है ना, और ये लोगों तक संदेश जा रहा है। आप बड़े हो रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था, ये चीज पढ़ाई जा रही थी। देखिए, जो जहाँ तक ये बात है कि हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए, उसको मैं रिकमेंड करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप करिए, बट जो हमारी फाइंडिंग्स है उसके बेसिस से बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जो मैंने बताया फार्मिंग, वो इंडिजिनस है। जो मटेरियल कल्चर है, राखी गढ़ी का जो मटेरियल्स हैं, पॉटरीज हैं, बीड्स हैं, जो उसके जो टेराकोटा के टॉयज हैं, आप जब वहाँ जाएंगे साइट पे, जो वहाँ का जो सिटी का जो बनावट है, इट्स मेस्मराइजिंग। आप वहाँ जाकर बिल्कुल आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी डेवलप सभ्यता कहाँ से 4,500 साल पहले। और जो कस्टोडियन से जिन्होंने बनाया सभ्यता, वो इंडिजिनस थे। तो और क्या चाहिए आपको? नहीं, एक मिनट आप जो पॉटरी का रेफरेंस कर रहे हो, एक मिनट रुकिए ना। पीडीडब्ल्यू तो सर यहाँ दिनेश वार्ष ने मुझे रोकना पड़ेगा अब आपको। दिनेश वार्ष ने, एक मिनट रुकिए। नहीं, आप रुकिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे मत करिए।
सर ठीक है, ऐसे मत करिए। मैं मानता बिल्कुल हूँ भी। ठीक है, पीजीडब्ल्यू फिर मिला मैं वहाँ आपको पे। बुलाना, मैं न्योता देना बंद कर दूंगा। और जो दूसरी मैं सबसे बता रहा हूं, दूसरी जो एक मिनट बात समझाना है ना, बच्चे भी देख रहे हैं, उनको समझाना है। तो आर्य कोई नहीं है और आर्य यहां पर हैं, ये भी एक हकीकत है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहां से आए थे? ये मूलतः भारतीय ही थे सारे? बिल्कुल बिल्कुल मूलतः भारतीय थे। बिल्कुल, मेजोलिथिक हंटर गैदरर्स थे। हाँ, यहीं के थे, यहीं के हंटर गैदरर्स 10,000 साल पहले ईरान से अलग हुए। और जो यहाँ के जो हंटर गैदरर्स थे वो 7,000 साल पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, हंटिंग गैदरिंग से सीधे ट्रांसफॉर्मेशन किया, शिफ्टिंग किया टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एक सेकंड, मैं देखिए, एक मिनट, और बीच में मत ऐसे टोका कीजिए। आप देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स हमें मेसोपोटामिया सील्स में मिली। हाँ। मेसोपोटामियन सील्स हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। बिल्कुल। एक एग्जांपल लेके आप जर्नलाइज नहीं कर सकते, उसके लिए न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र पे भी जाना पड़ेगा, एपिग्राफी पे भी जाना पड़ेगा, आर्कियोलॉजी पे भी जाना पड़ेगा। आपने डीएनए टेस्ट जो किया, डीएनए टेस्ट आप खुद कह रहे हैं 10,000 लोगों का किया है, पर भारत सरकार का अपना संस्थान मानता है कि 4 लोगों की 4 रेसों का अमालगमेशन भारतीय जनसंख्या में हर हालत में 19वीं उन्होंने भी सदी डीएनए टेस्ट के किया शुरुआत में और 18वीं सदी के बिल्कुल आखिरी दौर में ब्रिटिश प्राच्यवादियों के बीच में, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट के बीच में एक रेशियल थ्योरी प्रचलित थी। महात्मा फुले और भारत के दूसरे बहुत से लोग, जिनमें तिलक भी शामिल थे, उस रेशियल थ्योरी से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए उस जमाने की जो राजनीतिक अभिव्यक्तियां आपको मिलती हैं, जिनका बाद में भारत की राजनीति के ऊपर भी गहरा असर पड़ा, वो उसी रेशियल थ्योरी के आसपास बनाई गई थी। वो ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट को, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निरंतरता चाहते थे और उसी लिए काम कर रहे थे, उनको बहुत ही ज्यादा अनुकूल थे। मैं नहीं कह रहा हूं ये लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद बनाए रखने के लिए ये थ्योरीज बना रहे थे, लेकिन ये उस जमाने की बौद्धिक समस्या थी और उस जमाने की बौद्धिक सीमा थी। इसको इस रूप में देखना चाहिए। राकेश सिन्हा, तो इतिहास बदलने का वक्त आ गया है ना। देखिए, एक बात तो मैं करना चाहूंगा, जो एक मेल्टिंग पॉट फ्रेज का यूज किया गया है, इस साधन से अमेरिकन कल्चर के लिए सिविलाइजेशन यूज होता है। मेल्टिंग पॉट का एक मीनिंग होता है कि जब ये सभी तरह के चरित्र के लोग आते हैं तो घर्षण के आधार पर और वो अपना आत्मत्याग करके और बाध्य होकर एक नई संरचना क्रिएट कर। भारत में मेल्टिंग पॉट नहीं है, एसिमिलेटिव थ्योरी रहा है, एसिमिलेशन का सिद्धांत रहा है। यहाँ डाइवर्सिटीज को बाय क्रीड एक्सेप्ट किया गया, जिसके कारण दूसरे लोगों को भी अदरनेस की फीलिंग नहीं होती। और मेल्टिंग पॉट वहीं होता है जहां अदरनेस की फीलिंग होती है, यानी परायापन की फीलिंग होती है। यहाँ जो मैं कह रहा हूं, 3/4 तक जनसंख्या यहाँ की ही मूल निवासी है। ये देश आज से 4,500 साल पहले, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर बच्चे देख रहे हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अर्बन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शहर हुआ करते थे, राइट एंगल्स पर सड़कें कटी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था। आज जो हमारे शहरों में नहीं है ना ड्रेनेज, उससे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होता था। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे। और इस सभ्यता के बारे में अब बहुत कुछ हमें इसलिए नहीं पता लग पा रहा है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हुई है। वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। अभी तो बहुत कुछ खुलासे होने हैं, बहुत कुछ गलत हमें क्या पढ़ाया गया है हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी पहचान के बारे में, हमारे अतीत के बारे में। ये 3 शब्दों से ही मैंने कार्यक्रम शुरू किया था। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। तो आज तक आपको जो बताया जा रहा था कि आर्य आए, हम जाहिलों को, अनपढ़ों को, बारबेरियंस को सिखाया जिंदगी जीने का तरीका, ऐसा कुछ नहीं था। ये ताज़ा स्टडी की है। स्टडी को लीड कर रहे थे डॉक्टर नीरज राय। डॉक्टर राय, एक और बात, आर्य नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, ये आपने साफ कर दी। तो ये आर्यन इन्वेजन का भी बड़ा जिक्र होता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी, उसी वक्त एक इन्वेजन भी हुई और ये लोग आए और उसके बाद भारत सोने की चिड़िया बन गया। इन्वेजन भी हुई क्या? सर, ऐसा कुछ हमें एविडेंस नहीं मिला है इन्वेजन का। इन्वेजन का होता है कि आपके जेनेटिक मेकअप में सडनली जो है बहुत सारा परिवर्तन होना। जैसे स्टेपीज है, स्टेपीज का इंटीग्रेशन है, वो हमें दिख रहा है कि बहुत ग्रेजुअल हुआ है, बहुत स्लो हुआ है। तो ऐसा कोई मास जो है मिक्सिंग नहीं हुई है। यहाँ के लोग भी तो वहां जा रहे थे, मेसोपोटामिया भी जा रहे थे, सेंट्रल एशिया भी जा रहे थे। उसका तो हमें एविडेंस भी मिल गया अब तो। लेकिन हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहां का कोई जो है बिल्कुल स्टेपी रिलेटेड जो है कोई इंडिविजुअल हो, स्केलेटन हो जो हमें मिला हो। तो जो मिक्सिंग हुई है स्टेपीज का, बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लोली हुआ है और स्लोली ये गया है अप टू 200 बीसी तक। तो ऐसे में दिलीप मंडल, सबसे बड़ी बात जो उभर कर आ रही है, यहाँ पर कोई हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। और ये कलर को लेकर भी आर्यंस बड़े फेयर, बड़े टॉल, बड़े ब्रॉड वगैरह वगैरह, वो आए, उन्होंने हमारे को ठीक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
ये भारत, इसकी अस्तित्व, इसकी पहचान पहले से ही कायम थी। हमने बल्कि रास्ता दिखा रहे थे दुनिया को कि कैसे चलना है और कैसे काम करना चाहिए। संदीप जी, मुझे लगता है इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से अप्रोच कीजिए कि दरअसल श्रेष्ठता बोध छोड़ने की जरूरत है। कुछ जातियां जो खुद को श्रेष्ठ मानती हैं उनको अब मानना चाहिए कि दरअसल कोई श्रेष्ठ वगैरह जो है ये बकवास है, और ये तिलक वगैरह के दिमाग में आया कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और यूरोपियन स्टॉक से हैं, इसको दरअसल एक तरह से नेगेट करने की जरूरत है। जो अंबेडकर भी कहते हैं कि भाई भूल जाइए ना, जो हिस्ट्री है वो असल में नेगेशन ऑफ नेशन है। अगर नेशन बनाना है तो हिस्ट्री में हुआ होगा बहुत कुछ, दिनेश बहुत वास, अत्याचार हुआ होगा। कभी ये बात तो आर्यन आए होंगे, हो सकता है नहीं आए, वो मुसलमान आए नहीं आए। बड़े अगर पैमाने इन्हीं पे को आप याद आर्यों का रखेंगे, भारत पे हमला हुआ और उससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, बिल्कुल गलत है। उसके नेचुरल रीजन्स भी हो सकते हैं, उसके अननेचुरल रीजन्स भी हो सकते हैं। और परंतु जो चालकोलिथिक एविडेंसेस मिले असेंबलीज इसके, जो हमें ताम्र पाषाण कालीन और पोस्ट हड़प्पा एविडेंस मिले, उससे क्लियर है कि नहीं, अब हमारे यहाँ माइग्रेशन जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसके अनुसार तो मैं भी ये समझता हूं कि भारत में कोई आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन यहां से लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहां जाते थे, दुतरफा आव्रजन था। और उसकी वजह से कुछ जो रेशियल मिक्स, जो नस्लगत वंशगत जो मिश्रण भारत में मिलता है वो उसका प्रमाण है। लेकिन मैं फिर कहूंगा 19वीं सदी की शुरुआत में जो अंग्रेजों की रेशियल थियरीज थी, उन्होंने तत्कालीन भारत के राजनेताओं को बहुत प्रभावित किया, और उससे जो फंडे बने वो आज तक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। उनके साथ नीरज राय उनके साथ लीड कर रहे थे इस रिसर्च को। उनके लास्ट कमेंट के साथ आपको छोड़ जाता हूं। वो कहते हैं, earlier it was thought that development only started with movement of those from Central Asia and West Asia. बाहर वाले आए तब विकास शुरू हुआ, but that is incorrect. All the development was done by indigenous people. आज बस इतना ही।